हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की और आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, सो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपल टर्म्स में राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखना। अभी देखिए, कोई भी पर्सन रहेगा वो हिस्ट्री लिख सकता है क्या? नहीं। उस पर्टिकुलर पर्सन को हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रहना ज़रूरी है, राइट। उसे पता रहना ज़रूरी है कि पहले क्या हुआ था, पास्ट इवेंट्स कैसे हुए थे, राइट। तो वो जो लिखता है उस पर्सन को बोला जाता है हिस्टोरियन। समझ में आ गया आप लोग को? तो हम लोग यही चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके गाइस, तो हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज वो है 1.1 ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। आप लोग ने देख लिया होगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की और आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnection। क्या बताया गया है? हिस्टोरिकल रिसर्च जो भी होता है, राइटिंग होता है, स्टडीज़ होता है, वो सब क्यों किया जाता है? ताकि हम लोग को, जो भी कॉमन लोग हैं, उन लोग को पता चल सके, अंडरस्टैंड हो सके वो लोग को हिस्ट्री के बारे में। ओके, और जो भी क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी मतलब होता है सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस वाइज जो भी हिस्ट्री होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है, पता है ना आपको? मतलब जो भी इवेंट्स हुए थे वो सीक्वेंस वाइज हुए थे, तो उनके बारे में भी पता चले। ओके, तो इसीलिए हिस्ट्री का रिसर्च, हिस्ट्री का राइटिंग, हिस्ट्री का स्टडीज़ किया जाता है। ओके, फिर बाद में उनको इंटरकनेक्ट किया जाता है, मतलब लिंक जोड़े जाते हैं। समझ में आ गया? दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और ये प्रोसेस कैसा रहता है? कंटिन्यूस रहता है, मतलब कंटिन्यूसली होते ही रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? तो देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पेरिकल मेथड। अब देखिए, साइंस की बात करें तो हम लोग फिजिकल और नेचुरल साइंस जो होता है उसमें जो मेथड होता है, अब देखिए साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट जो है किस तरह से किए जाते हैं? एम्पेरिकल मेथड से। एम्पेरिकल मेथड मतलब लेबोरेटरीज में जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। देखिए साइंस में आपको पता रहेगा जो भी रिसर्च होता है वो लेबोरेटरी में होता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, राइट। लेकिन वो सेम चीज़ हम लोग हिस्ट्री में फॉलो कर सकते हैं क्या? नहीं। इज़ यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। अब क्या बताया गया है? देखिए साइंस एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि हमारे पास जो भी नॉलेज, हमारे पास जो भी चीज़ है उसको हम लोग वेरीफाई कर सके। ओके, दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। और क्या बताया गया है? साइंस के अंदर, साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम पे हम लोग के पास बहुत सारे लॉज है जो हम लोग क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लॉज कभी चेंज नहीं होते, ये आपको पता रहेगा, राइट। दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली। क्या बताया गया है? वो लॉज के बेसिस पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको प्रूव कर सकते हैं, राइट। रिपीटेडली मतलब बार बार। समझ में आ गया आप लोग को? तो देखते हैं आगे क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation। क्या बताया गया है? हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग ये सब चीज़ें जैसे कि एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन वाला जो मेथड है हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, दिस इज सो बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। क्या बताया गया है? इसलिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जब हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे तब हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे क्या? नहीं। और साथ ही साथ जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं वो हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सो इसीलिए यहाँ पे लेबोरेटरी मेथड जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। समझ में आ गया? ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। क्या बताया गया है? साथ ही साथ हिस्ट्री में जो है लॉ की भी मदद नहीं ले सकते। समझ में आ गया आपको? लॉ जो है वो चेंज नहीं होते, लेकिन हिस्ट्री जो है वो पहले क्रिएट हो चुकी है, वो क्या बोला गया है? फिर से हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग इसके अंदर लॉ जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो आगे देख लेते हैं क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। टू बिगिन, अब देखिए स्टार्ट करने के लिए वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। देखिए अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्टोरिकल रिसर्च तो हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो हिस्टोरिकल लैंग्वेज, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रीड कर सके, उसको हिस्टोरियन बोला जाता है। ओके, समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग। क्या बताया गया है? जो भी हिस्टोरियन रहेगा या फिर जो भी एक्सपर्ट रहेगा वो एग्जामिन कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हम लोग को कोई एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिला, तो अभी वो सही है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो जो भी एक्सपर्ट रहेगा वो एग्जामिन करेगा। ओके, ऑथेंटिसिटी मतलब क्या बताया गया है? ट्रूथ, ओरिजिनलिटी मतलब वो जो भी डॉक्यूमेंट मिला है हम लोग को वो ओरिजिनल है कि नहीं। ओके, तो वो क्राइटेरिया रहता है वो भी एग्जामिन करने के लिए। कौन से क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं? लेटरिंग स्टाइल होता है। लेटरिंग स्टाइल मतलब
ड्राइंग लेटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग। देखिए लेटर जो है वो बनाए जाते हैं लिखने के बावजूद, समझ में आया आपको, मतलब लिखे नहीं जाते, वो बनाए जाते हैं। ओके, ये सब स्टाइल्स रहते हैं, ये सब फॉर्मेट्स रहते हैं, क्राइटेरिया रहता है ताकि हम लोग रिसर्च कर सके। ओके, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब देखिए ऑथर स्टाइल मतलब हिस्टोरियन का खुद का स्टाइल। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हर कोई पर्सन है, वो पर्सन जो है सेम सोचता रहेगा क्या? नहीं, हर एक पर्सन का अलग अलग थिंकिंग रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? तो उसी तरह से एक खुद हिस्टोरियन है, उसका क्या स्टाइल है, उसका क्या थीम है। ओके, तो इसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। सच अ डॉक्यूमेंट इज़ फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड बाय अ हिस्टोरियन। क्या बताया गया है? वो जो डॉक्यूमेंट हमें मिला था वो स्क्रूटिनाइज होता है। स्क्रूटिनाइज मतलब एग्जामाइन होता है, टेस्ट किया जाता है उसके ऊपर कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। और कौन करता है ये सब चीज़ें? हिस्टोरियन करता है। टू हेल्प ऑफ, क्या बताया गया है? विद द हेल्प ऑफ रिलीवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। और किसकी हेल्प ली जाती है उस समय? रिलीवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, मतलब जो भी पहले के हिस्टोरिकल बुक्स थे या फिर उस टाइम पे, पहले के टाइम पे हमें कोई एक दूसरा कोई मॉन्यूमेंट मिला रहेगा, तो उनके रेफरेंस से, उनके लिंक से हम लोग जोड़ते हैं। मतलब वो जो हिस्टोरिकल्स रहते हैं, हिस्टोरियंस जो रहते हैं, वो लोग उनका रेफरेंस जोड़ते हैं और ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ लिंक जुड़े। समझ में आ गया आप लोग को गाइस? तो देख लेते हैं आगे क्या बताया गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव्स। अब देखिए जब हिस्टोरिकल नरेटिव्स किए जाते हैं, मतलब कोई हिस्टोरियन जो है जब कोई इवेंट या फिर कोई जो भी हिस्ट्री हो चुका है वो नरेट करता है, मतलब वो लोगों को बताता है, तो उस चीज़ वो स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहती है, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हिस्टोरिकल इवेंट हुए कि नहीं, वो पर्टिकुलरली डिपेंड करता है हिस्टोरियन के थीम के ऊपर, राइट। तो वो थीम कौन सी रहती है, थीम में क्या क्या रहता है, वो हम लोग इसमें देख लेंगे। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखते हैं चलिए। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेटिंग मतलब होता है क्रिएट करना, हाइपोथेसिस मतलब होता है अजम्पशन, मतलब अजम्पशंस क्रिएट करना। अब देखिए कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिल गया तो उसको अजम्पशंस किए जाते हैं उसके साथ, मतलब सोचा जाता है, अज्यूम किया जाता है कि ये उस राजा का तो नहीं होगा, ये उस राजा के टाइम का होगा, या फिर ये इस ईयर का होगा, ऐसा अजम्पशंस किए जाते हैं। समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। क्रिटिकली एग्जामाइनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। क्या बताया गया है? हमारे पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल है, मतलब हमारे पास पहले से ही जो भी रेफरेंस या फिर कोई भी बुक्स वगैरह या डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो उसको क्रिटिकली एग्जामाइन किया जाता है, मतलब उसको क्रिटिकली समझा जाता है। ओके, मतलब उसको पूरी तरह से जांच की जाती है कि ये जो हमें डॉक्यूमेंट मिला है उससे लिंक हो रहा है कि नहीं। ओके, आगे देखते हैं। एग्जामाइनिंग रिलीवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। हमारे पास जो भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब हमारे पास कुछ भी जो है चीज़ अवेलेबल है हिस्ट्री से रिलेटेड, उससे क्या किया जाता है? एग्जामाइन किया जाता है और रिलेशंस ढूंढे जाते हैं। रिलीवेंट मतलब होता है रिलेटेड, कनेक्टेड। ओके, मतलब जो भी कनेक्टेड चीज़ें हैं उससे वो जोड़ी जाती है। समझ में आ गया आप लोग को? आगे देखते हैं। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस। क्या बताया गया है? जो भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या करना है? कलेक्ट करना है। हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस मतलब जो भी प्रोसेसेस हो चुके थे। हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन मतलब हिस्टोरिकल टाइम पे, पहले के टाइम पे जो भी चेंजेस हुए थे, हिस्टोरिकल चेंजेस हुए थे, उसको हाईलाइट किया जाता है ताकि लोगों को समझ में आ सके कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। समझ में आ गया? कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस। क्या बताया गया है? कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब क्या बताया गया है? कंपैरिजन किया जाता है। ओके, मतलब पहले की चीज़ को और अभी को चीज़ को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है ताकि लोगों को जो है डिफरेंस समझे। समझ में आ गया आप लोग को? आगे देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेज रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। क्या बताया गया है? जो भी रेफरेंसेज हमारे पास अवेलेबल है, उस टाइम पे वो रेफरेंसेज किस तरह काम आते थे या फिर उस टाइम पे वो रेफरेंसेज कैसे थे, उन सबको एग्जामाइन करके उनसे इंटर रिलेट किया जाता है। और साथ ही साथ वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, मतलब जब भी हिस्टोरिकल रिसर्च किया जाता है उस टाइम पे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब एक थीम बैठाया जाता है। ओके गाइज, ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, ये एक थीम है। ओके, तो ये थीम जो है, इसी तरह से थीम, अलग अलग थीम जो क्या किए जाते हैं? बैठाए जाते हैं ताकि उससे हम लोग वो थीम के हिसाब से हम लोग चल सके। ओके, मतलब जो हिस्टोरियंस है वो लोग चल सके और उस फॉर्मेट में काम होता है। समझ में आ गया आप लोग को? आगे देखते हैं। फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस इन रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं कि ये जो है कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो किस टाइम पे मिला था, किस राजा से जुड़ रहा है, कौन से टाइम पीरियड में वो मतलब फॉर्म किया गया था। ऐसा अलग अलग क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं ताकि उनके आंसर जो है ढूंढे जा सके। समझ में आ गया आप लोग को? तो इस वजह से क्या हो जाता है, मतलब वो जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिला है वो रेलिवेंट है कि नहीं, वो प्रॉपर है कि नहीं, ये पता चल जाता है। समझ में आ गया गाइज आपको? होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके,
सो गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या बताया गया है, जब हिस्टोरिकल रिसर्च होता है तो बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ओके, डिसिप्लिन्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन जो है वो है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ मटेरियल्स, मतलब जो भी हमें पहले के टाइम पे मटेरियल्स मिले रहेंगे उनकी स्टडी करना, टूल्स मिले रहेंगे, जो भी पॉट्स मिले रहेंगे, ज्वेलरी मिला रहेगा, उन सब का क्या करना है, स्टडी करना। समझ में आ गया, इसको बोला जाता है आर्कियोलॉजी। ओके, आगे देखते हैं आर्काइवल साइंस। आर्काइवल साइंस मतलब क्या होता है गाइस, जो भी हमें कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट मिला रहता है उसके ऊपर स्टडी करना। ओके, मतलब आर्काइवल का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। ओके, मतलब जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उनकी भी पूरी तरह से स्टडी की जाती है। समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मतलब होता है हैंड रिटन बुक्स, मतलब पहले के टाइम पे जो भी हैंड रिटन बुक्स थे उनकी लैंग्वेज कैसी थी, उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, क्या क्या फॉर्मेट यूज़ किया गया था लिखने के लिए, तो ये सब चीज़ें भी जो है स्टडी की जाती है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। एपिग्राफी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, पत्थरों के ऊपर इंस्क्रिप्शन बनाना। ओके, समझ में आ गया आपको, तो इसका भी स्टडी किया जाता है। आगे देखते हैं एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। लेटरिंग स्टाइल मतलब मैंने बता दिया था गाइस, लेटर लिखना नहीं ड्रॉ करना होता है। ओके, तो उसको भी एनालाइज किया जाता है प्रॉपरली कि कौन से टाइम पीरियड में किस तरह से ड्रॉ किया जाता था। ओके, तो ये सब पूरी तरह से स्टडी किया जाता है। आगे देख लेते हैं लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है लैंग्वेज स्टडी करना। ओके, पहले के टाइम पे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज थी और फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज में भी जो है चेंज हुआ, राइट, तो वो सब भी जो है स्टडी किया जाता है। समझ में आ गया। तो देखते हैं गाइस क्या बताया गया है। न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब क्या होता है, न्यूमिस्मेटिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। ओके, कॉइन्स जो भी हम लोग को पहले के टाइम पे मिले थे उनके ऊपर स्टडी किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, कौन से टाइम पीरियड के कॉइन्स है, कौन से राजा के टाइम पे ऐसे कॉइन्स हुआ करते थे। ओके, आगे देख लेते हैं जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइनेज। लाइनेज मतलब होता है इवोल्यूशन, किस तरह से जीन्स का इवोल्यूशन हुआ था। ओके, जीनियोलॉजी में देखो एक वर्ड है जीन। ओके, तो वो जीन्स का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ था ये भी स्टडी किया जाता है। ओके, तो जो भी पर्सन हिस्टोरियन रहेगा उसको ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है गाइस। सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है, एक पिक्चर दिया गया है, तो देखते हैं उसके बारे में क्या बताया है। द अबाउ पिक्चर शो अ फ्रेगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। ये जो ऊपर वाला पिक्चर आप लोग देख रहे हो ये किसके बारे में बता रहा है, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन के बारे में, मतलब बहुत पहले का इंस्क्रिप्शन है। ओके, फ्रेगमेंट मतलब होता है स्मॉल पार्ट, मतलब एक छोटा सा पार्ट है, जो बड़ा इंस्क्रिप्शन था ना उसका एक छोटा सा पार्ट है ये। ओके, आगे देखते हैं। अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पीयर्स इज सीन हियर। क्या बताया गया है, फॉरवर्ड मार्चिंग, मतलब आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो किस तरह से एकदम छोटा सा दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से सोल्जर्स जो है वो मार्च कर रहे हैं, मतलब कहीं पे वॉर के लिए जा रहे हैं। होल्डिंग शील्ड्स मतलब अपने हाथ में शील्ड उन्होंने होल्ड करके रखा है, एंड स्पीयर्स इज सीन हियर। स्पीयर्स मतलब होता है गाइज वेपन, भाला जिसको हिंदी में बोला जाता है। ओके, भाला। आगे देखते हैं द जनरल इज इन द फ्रंट, और जो भी जनरल है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट, मतलब आगे जो है जनरल उनको क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है, मतलब उनके आगे चल रहा है। ओके, देखते हैं आगे क्या बताएं। The tradition of recording historical events can be tracked back to Sumer civilization in Mesopotamia। क्या बताया गया है, जो भी ट्रेडिशन है हिस्टोरिकल इवेंट्स को ट्रैक करके रखना, मतलब संभाल करके रखना, वो बहुत पहले से, मतलब समर सिविलाइजेशन जब से था तब से ये देखा आ रहा है। ओके, और ये समर सिविलाइजेशन कहाँ पे था, मेसोपोटामिया पे था। ओके, मेसोपोटामिया एक जगह थी पहले। ओके, अभी वो जगह क्या किस नाम से बोली जाती है, वो जगह जो है अभी मानी जाती है साउथ इराक के नाम से। ओके, साउथ इराक, कुवैत, टर्की, साइरिया, ये सब जगह जो है वो पहले क्या हुआ करती थी, मेसोपोटामिया हुआ करती थी। ओके, और उस टाइम पे वहाँ पे एक सिविलाइजेशन था, समर सिविलाइजेशन। ओके, समर सिविलाइजेशन गाइस बहुत ही ज़्यादा नाम से हुआ था, क्यों, क्योंकि उस टाइम की जो लैंग्वेज थी, उस टाइम का जो भी आर्किटेक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। ओके, आगे देखते हैं। नेम ऑफ समरियन किंग्स। क्या बताया गया है, नेम्स मतलब उस टाइम पे जो भी समेरियन किंग्स थे उनके नेम्स एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड। और जो भी बैटल, मतलब जो भी वॉर हुआ था, बैटल हुआ था, वो जो भी स्टोरीज थी वो पूरी तरह से प्रिजर्व करके रखी थी, मतलब उनके पिक्चर्स बनाए जाते थे। ये जो इंस्क्रिप्शन देखा हम लोग ने उसी तरह से था। ओके, आगे देखते हैं इन वेरियस इंस्क्रिप्शन, मतलब अलग अलग इंस्क्रिप्शन में ये सब स्टोरी जो है प्रिजर्व करके रखी है। ओके, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबाव डेट्स बैक टू। क्या बताया गया, ये जो इंस्क्रिप्शन हम लोग ने देखा ये कितना पुराना है, 4500 BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा, मतलब कॉमन एरा के पहले से था। ओके, 4500 BCE से था ये। ओके, इतना पुराना है। इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम्स। क्या बताया गया है, वो
उसमें जो है इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है कि उसके अंदर जो क्राइटेरिया देख रहे हैं हम लोग या फिर जो भी सिनेरियो देख रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में है, जो भी बैटल हुआ था दो किंगडम के बीच में उसके बारे में है। समझ में आ गया? ये छोटा सा पार्ट है गाइस, इसका एक पूरा सा बड़ा इंस्क्रिप्शन जो है आप लोग को म्यूजियम में देखने मिल जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया कौन सा म्यूजियम में देख लेते हैं। इट इज़ नाउ डिस्प्लेड एट द लॉर्वे, क्या बताया गया है, म्यूजियम इन फ्रांस। मतलब एक म्यूजियम है फ्रांस में, उसका नाम है लॉर्वे, ओके। और वो फ्रांस के म्यूजियम में ये जो है आप लोग देख सकते हो बड़ा सा इंस्क्रिप्शन। समझ में आ गया आपको? देख लेते हैं आगे क्या बताया गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, अब देखते हैं क्या बताया इसमें। वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव्स। हमने पढ़ लिया किस तरह से हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, किस तरह से उसको क्रिटिकली एग्जामाइन किया जाता है, फिर साथ ही साथ उसको रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है, नरेटिव किया जाता है। नरेटिव मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, ओके, लोगों को बताया जाता है, वो सब हमने पढ़ लिया था, ओके। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज़ नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। मैंने आपको बता दिया था हिस्टोरियोग्राफी सिंपल मीनिंग्स में क्या होता है, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, ओके, राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव्स, ओके। अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नरेटिव इज़ अ हिस्टोरियन, और जो लिखता है उसको क्या बोला जाता है, हिस्टोरियन। समझ में आ गया? मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आगे देख लेते हैं। द हिस्टोरियन कैनॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। अब क्या बताया गया है, हिस्टोरियन जो है हर एक इवेंट जो है अपने नरेटिव में लिख सकता है क्या, डाल सकता है क्या, नहीं। तो इसके बारे में क्या बताया देख लेते हैं। द इंकल्जन and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him। क्या बताया गया है, इंकल्जन मतलब क्या होता है गाइस, इंक्लूडिंग, मतलब जो चीज़ इंक्लूड करनी है, और इंटरप्रिटेशन मतलब जो चीज़ एक्सप्लेन करनी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, हिस्टोरियन के ऊपर ही। बट किसके ऊपर और डिपेंडेंट रहता है, कौन सा थीम वो यूज़ कर रहा है, कौन सा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वो यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। समझ में आ गया आप लोग को गाइस? आगे देखते हैं। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और जो भी स्टाइल रहता है हिस्टोरियन का लिखने का, ओके, जो भी स्टाइल रहता है हिस्टोरियन का लिखने का, वो किससे पता चलता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से ही पता चलता है, मतलब थीम से ही पता चलता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। देखिए राइटिंग करना हिस्ट्री का, इसको क्या बोला जाता है, हिस्टोरियोग्राफी, ओके। वॉज नॉट प्रिविलेंट इन द एंशियंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। क्या बताया गया है, पहले के टाइम पे वो प्रिविलेंट था क्या, मतलब कॉमन था क्या, नहीं था, ओके। हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे वेर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम्स और वेर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए प्रिजर्व करना पहले के टाइम पे, मतलब हिस्टोरियोग्राफी लिखना जो है पहले के टाइम पे नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये है क्या, उन्होंने हिस्ट्री को जो है संभाल के नहीं रखा है, हिस्ट्री के बारे में जानना उनको भी पसंद नहीं था, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, उनको भी पसंद था। किस तरह से बताया गया है देख लेते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा, ओके। Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and failure of the ancestors to the next generation। Ancient people जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको भी पसंद था हिस्ट्री को पास करना, ओके, मतलब हिस्ट्री को आगे बढ़ाना। किस तरह से उन्होंने खुद के एंसिस्टर्स ने, उनके एंसिस्टर ने किस तरह से जो बहादुरी दिखाई थी, जो स्टोरीज थी वो पास ऑन की है, ओके। समझ में आ गया? नेक्स्ट जनरेशन में आगे देखते हैं। एंशिएंट कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग एंड बल्लाड्स एक्सेट्रा। क्या बताया गया है, किस तरह से वो आगे बताया जाता था, स्टोरी टेलिंग किया जाता था, केव पेंटिंग किया जाता था, सिंगिंग सॉन्ग, बल्लाड्स वगैरह ये सब बता के जो है आगे जो है हिस्ट्री फॉरवर्ड की गई है, ओके। फॉर दिस पर्पज़ क्या बताया गया है, दिस ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। और ये जो पहले चीज़ें की गई थी ना, ये आज के टाइम पे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मानी जा रही है। गाइस आपको पता होगा, हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में मतलब 8th स्टैंडर्ड में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था, राइट। तो वो आज के टाइम पे क्या माना जाता है, जो भी ये काव्स पेंटिंग्स वगैरह जो है, केव पेंटिंग वगैरह जो है, ओके, ये जो भी है केव पेंटिंग, फिर स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग्स, बल्लाड्स वगैरह, ये सब क्या माना जाता है आज के टाइम पे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। समझ में आ गया गाइज आपको? सो होप सो समझ में आ गया गाइज आपको। अगर गाइज फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। और अगर साथ ही साथ आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।